हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल को हम लोग घटना चक्र 2022 से कवर कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों ने बिहार के इतिहास को, वहाँ के भूगोल को, वहाँ की राज्य व्यवस्था को अच्छे से समझ लिया है, कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्य एवं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें कि कुल व्यय बजट अनुमान था 2,18,302.70 करोड़ रुपए, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 2,11,761.49 करोड़ रुपए से 6,541.21 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट का अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान जो था 1,05,995.14 करोड़ रुपए, उससे 11,788.70 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान था 1 लाख करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,05,262.34 करोड़ रुपए से 5,262.34 करोड़ रुपए क्या है, कम है। सुशासन कार्यक्रम 2020 से 25, ये जो कार्यक्रम है इसमें आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 2020-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजट का प्रावधान है 4,671 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071.39 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कितना? 1,77,071.39 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बजट अनुमान था 1,64,751.19 करोड़, इससे 12,320.20 करोड़ रुपए अधिक है। कितना? 12,320.20। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत व्यय 41,231.31 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि 2020-21 के बजट जो अनुमान था 47,010.30 करोड़ रुपए, उससे 5,778.99 करोड़ रुपए कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व एवं पूंजीगत कुल व्यय 2,18,302.70 करोड़ रुपए का 81.11% और 18.89% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय है 1,52,267.24 करोड़ रुपए और 66,035.46 करोड़ रुपए, जो कि कुल व्यय 2,18,302.70 करोड़ रुपए का 69.75% और 30.25% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,86,267.29 करोड़ रुपए क्या है, अनुमानित है, जो कि 20-21 के बजट अनुमान 1,83,923.99 करोड़ रुपए से 2,343.30 करोड़ रुपए अधिक है। 2021-22 में राजस्व के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 34,750 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 5,505.47 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के बजट अनुमान 5,239.28 करोड़ रुपए की तुलना में 266.19 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के बजट अनुमान के क्या है, बराबर है।
प्रमुख विभागार है जिनके लिए वार्षिक स्कीम कितना उद्व्यय किया गया है, कितने % है। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये, लेटेस्ट करंट अफेयर है तो डेटा भी लेटेस्ट ही होगा। शिक्षा विभाग का ये नाम है, ये कितने करोड़ रुपए उद्व्यय किया गया है इस स्कीम के लिए, कितने % किया गया है, ठीक है। शिक्षा विभाग के लिए 21,939.03 करोड़ रुपए किया गया है, 21.94%। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16.78%, समाज कल्याण विभाग में 8.19%, ग्रामीण कार्य विभाग में 7.31%, स्वास्थ्य विभाग में 3.93%, पथ निर्माण विभाग में 4.41%, नगर विकास एवं आवास विकास में 3.95%, जल संसाधन विभाग में 3.01%, कृषि विभाग में 2.53%, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 2.49% और अन्य विभागों की बात करें तो 22.46%। अगर हम इन विभागों में कितना स्कीम व्यय किया गया है, कितने करोड़ रुपए, तो 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है 100% में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,531.21 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के बजट अनुमान जितना रखा गया था 52,754.10 करोड़, उससे 1,777.11 करोड़ रुपए अधिक है। कितना? 1,777.11। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9,195.90 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,57,26 करोड़ रुपए का 1.21% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22,510.78 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,57,26 करोड़ रुपए का 2.97% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक ऋण का अधिशेष 2,01,466.17 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,57,026 करोड़ रुपए का 26.61% रहने का अनुमान है। अन्य दायित्वों के साथ में लोक ऋण का अधिशेष 2,44,185.30 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,57,026 करोड़ रुपए का कितने % है? 32.26% रहने का अनुमान है। संपत्तियों के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वो पूंजीगत परिव्यय होती है। 2020-21 के बजट अनुमान 38,744.59 करोड़ से बढ़ करके 2021-22 के बजट अनुमान में पूंजीगत जो परिव्यय है वो आपका 30,788.02 करोड़ रुपए हो गया है। 2020-21 के पूंजीगत परिव्यय से 7,956.57 करोड़ रुपए कम है। 2020-21 के अंत में पुनरीक्षित लोक ऋण 1,78,755.92 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,46,146 करोड़ रुपए का कितने % है? 27.66% है। बिहार उन राज्यों में से एक है जिसने कि राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया है और FRBM अधिनियम को सही मायने में लागू किया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा 2.97% अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3% निर्धारित है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निवल ऋण अधिसीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़कर के 5% कर दिया गया है। आगे वास्तविक अथवा बजट है, ये एक झलक में जितने भी मदे हैं, किन किन मदों के लिए आधार वर्ष जो था पूर्व वर्ष 2019-20 उसमें वास्तविक मूल्य कितना था, चालू वर्ष 2020-21 में कितना हो गया, कितना बजट अनुमान रखा गया, उसके बाद 20-21 में आगामी वर्षों के लिए 2021-22 के लिए कितना बजट अनुमान है, 19-20 से
20-21 में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 20-21 से 21-22 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, कमी हुई, वो सारी चीज़ों को इस चार्ट में हम लोग समझेंगे। कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए वास्तविक मूल्य था 1,24,232.53। चालू वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान था 1,83,923.99। आगामी वर्षों के लिए इसमें अनुमान रखा गया 1,86,267.29। तो 19-20 में जो वास्तविक मूल्य था इसका, 19-20 से 20-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ 48.05% का। और 20-21 से 21-22 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, सिर्फ 1.27% का। किस लिए, कोरोना की वजह से। कुल राजस्व के लिए वास्तविक मूल्य था 93,564.31, जिसमें कि संघीय करों में राज्यों का अंश था 63,406.33 और राज्य सरकार के कर राजस्व का हिस्सा था 30,157.98। तो कुल राजस्व में चालू वर्ष वास्तविक मूल्य से चालू वर्ष 2020-21 में ये बजट अनुमान रखा गया था 1,25,930.60। आगामी वर्षों के लिए अनुमान रखा गया कर राजस्व के लिए 1,26,230.60। तो 19 पूर्व वर्ष जो वास्तविक मूल्य था 19-20 में, उससे 20-21 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 34.59% का क्या हुआ, वृद्धि हुई। और 20-21 से 21-22 में जाकर के क्या हो गया, केवल 0.24% का परिवर्तन हुआ। संघीय करों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और 19-20 से 20-21 में 43.80% का वृद्धि हुआ था। राज्य सरकार के कर राजस्व में इतना प्रतिशत वास्तविक मूल्य इतना था, चालू वर्ष 2020-21 में इतना हो गया, 21-22 में जाके इतना हो गया, यानी 19-20 से 20-21 में कितना परिवर्तन हुआ, 15.23% का परिवर्तन हुआ। और 20-21 से 21-22 में सिर्फ 0.86% का परिवर्तन हुआ। राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व का वास्तविक मूल्य था 3,699.60। चालू वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान 5,239.28 था राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व के लिए। आगामी वर्षों के लिए ये अनुमान रखा गया 5,505.47 2021-22 के लिए। तो 19-20 से 20-21 में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 41.62 का। और 20-21 से 21-22 में सिर्फ 5.08% का परिवर्तन हुआ। केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के लिए तौर पे वास्तविक जो मूल्य था वो 26,968.62 था, जो कि चालू वर्ष 2020-21 में अनुमान रखा गया अनुमान था 52,754.10। 2021-22 में 54,531.21। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 95.61% की वृद्धि हुई 19-20 से 20-21 में। और 20-21 से 21-22 में सिर्फ 3.37% का परिवर्तन हुआ केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में। पूंजीगत प्राप्तियाँ 6-7-8 में इतना वास्तविक मूल्य रखा गया था 29,175.43। पूर्व वर्ष 2019-20 में ये वास्तविक मूल्य था। चालू वर्ष 2020-21 में ये बजट अनुमान 28,037.50 हो गया। आगामी वर्षों के लिए ये अनुमान रखा गया 235.41। तो क्या हुई, 19-20 से 20 चालू वर्ष 20-21 में कमी आई, कितनी, 3.90 की। और 20-21 से 20-21-22 में जाकर के परिवर्तन हुआ कितना, 14.97 पूंजीगत प्राप्तियों के लिए। ऋणों की वसूली का वास्तविक मूल्य इतना था 2019-20 में, चालू वर्ष में इतना हो गया। आगामी वर्षों के लिए इतना अनुमान रखा गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1,308.66 का। और 2021-22 में 0.46% का परिवर्तन हुआ। ऋणों की वसूली के लिए लोक ऋण इतना अनुमान था 7-8 में, और ये आपके चालू वर्ष में इतना हो गया। 20-21 में 21-22 में ये जाकर के कितना हो गया, 31,805.21। तो 19-20 से चालू वर्ष 2020-21 में कितना परिवर्तन हुआ, कमी आई 5.27 की। और 20-21 से 21-22 में जाकर के 15.20% का परिवर्तन हुआ। क्या हुई, वृद्धि हुई लोक ऋण के लिए। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की बात करें तो कितना मूल्य रखा गया था, 27,865.80 वास्तविक मूल्य था 19-20 में।
और 20-21 में जा कर के इसका आगामी वर्षों के लिए चालू वर्ष 2020-21 में इसका राज्य सरकार की आंतरिक ऋण का अनुमान था 24,809.27। आगामी वर्षों के लिए ये अनुमान रखा गया 28,905.21। तो 19-20 से 20-21 में कमी आई 10.97 की, और 20-21 से 21-22 में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 16.51 का। केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम के तौर पे वास्तविक मूल्य था 12,079.23। चालू वर्ष 2020-21 में 28,000, 21-22 में 29,000 अनुमान रखा गया आगामी वर्षों के लिए। तो 19-20 से 20-21 में 118.88% का परिवर्तन हुआ, और 20-21 से 21-22 में सिर्फ 3.57% का परिवर्तन हुआ। कुल प्राप्ति 1/5 में आपके इतना वास्तविक मूल्य था, चालू वर्ष में इतना हो गया, 21-22 में इतना हुआ। कितना परिवर्तन हुआ? तो आपके 19-20 से 20-21 में 38.17% का परिवर्तन था, जो कि 21-22 में केवल 3.09% का परिवर्तन हुआ है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए वास्तविक मूल्य था 86,175.42। चालू वर्ष 2020-21 में ये 1,05,995.14 अनुमान था, और आगामी वर्षों के लिए यानी 21-22 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए अनुमान रखा गया था 1,17,783.84। तो 19-20 से 20-21 में आपके 23% की वृद्धि हुई, और 21-22 में जाकर के ये 11.12% की वृद्धि हुई। राजस्व खाते पर आप कितने वास्तविक मूल्य था? चालू वर्ष में इतना हो गया, 21-22 के लिए इतना अनुमान रखा गया था, तो कितने % की वृद्धि हुई? 9.82% की। ब्याज भुगतान के लिए वास्तविक मूल्य इतना था, चालू वर्ष 2020-21 में इतना हुआ, 21-22 के लिए इतना अनुमान रखा गया था। तो 19-20 से 20-21 में आपके 17.59% का परिवर्तन हुआ था, और आपके 20-21 से 21-22 में आपके 12.32% का परिवर्तन हुआ है। पेंशन आपका इतना रखा गया था वास्तविक, चालू वर्ष में इसका अनुमान इतना था। बजट आगामी वर्षों के लिए इतना अनुमान रखा गया था, कितना? 21,817.15। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 19-20 से पेंशन में 19-20 से 20-21 में जाकर 19.62% की वृद्धि हुई, और 20-21 से 21-22 में जाकर के 6.59% की वृद्धि हुई। वेतन वास्तविक मूल्य था 19,463.22। चालू वर्ष 2020-21 में इसका अनुमान रखा गया 24,987.14। आगामी वर्षों के लिए इसका अनुमान 27,236.91 रखा गया। तो 19-20 से 20-21 में 28.38% का वृद्धि हुआ, और 21-22 में सिर्फ 9% का। पूंजीगत खाते पर राज्य का आंतरिक ऋण आपका इतना, खाते पर आपका पूरा वास्तविक मूल्य इतना था, 2000 चालू वर्ष 2020-21 में इतना हो गया, 21-22 में इतना रखा गया। 19-20 से 20-21 में कमी आई थी 0.09 की, और 21-22 में क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई 28.96% की। राज्यों का आंतरिक ऋण पूंजीगत खाते पर राज्यों का आंतरिक ऋण वास्तविक मूल्य था 6,143.39। तो ये सारे डेटाज आप देख लीजिए, मैं परसेंटेज में ही आपको बताती हूँ, ठीक है। राज्यों का आंतरिक ऋण में आपकी कमी आई थी 19-20 से 20-21 में कितने की? 3.64% की, और ये जाकर के आपके 21-22 में 28.60% का परिवर्तन हुआ राज्य की आंतरिक ऋण में। केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम के तौर पे वास्तविक मूल्य इतना था, 2020-21 में इतना हुआ, 21-22 में इतना हुआ, कितने % की वृद्धि हुई? 21-22 में आपकी 32.82% की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय में 62.91% की वृद्धि हुई। ऋण एवं पेंशनभोगियों में पूंजीगत खाते पर कितने % की कमी आई थी? 8.24 की, -8.24 हो गया। स्कीम व्यय का वास्तविक मूल्य इतना था, 2021-22 में इतना 20-21 में इतना हुआ, 21-22 में जाके इतना हुआ, यानी 21-22 में आपकी कमी आई है 4.96 की। वार्षिक स्कीम में भी कमी आई है 5% से ज़्यादा की। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में परिवर्तन सिर्फ 2.95% का हुआ है। राजस्व खाते पर वास्तविक मूल्य इतना था
चालू वर्ष 2020-21 में इतना हुआ, 21-22 में आगामी वर्षों के लिए इतना अनुमान रखा गया था। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? केवल 3.97% का परिवर्तन हुआ राजस्व खाते पर। पूंजीगत खाते पर कमी आई 19.77 की। कुल व्यय आपके 3.08%, राजस्व व्यय 7.48% का। पूंजीगत व्यय पे कमी आई 12.29%, राजस्व घाटे में भी आपके कमी आई 52.04% का। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा आपकी 17, 1, 6 और 13 का और ख में आपकी 10.49% का परिवर्तन हुआ 2020-21 के मुकाबले में 21-22 में। प्राथमिक घाटा में 7.30%, जीएसडीपी में 10.39% का परिवर्तन हुआ है। अब बाकी तो आप देख सकते, राजकोषीय घाटे अथवा जीएसडीपी में 1.98% का वास्तविक मूल्य था। 2019-20-21 में 2.97% था। आगामी वर्षों के लिए 2.97% रखा गया। ठीक है। रुपए आता कहाँ है, आता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है? तो ये आपके आंकड़े 2021-22 के हैं। सबसे ज़्यादा रुपए आता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो 41.73% आता है। इसके बाद आपकी केंद्र सरकार से अनुदान के तौर पे आता है 24.96%, दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे आपके सबसे ज़्यादा राज्य सरकार के कर राजस्व के तौर पे आता है 16.04%। फिर आपके लोक ऋण से आता है 14.56%। उसके बाद राज्य का कर भिन्न राजस्व से आपके 2.51% आता है और ऋणों की वसूली से 0.20। अब रुपए जाता कहाँ है? तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा रुपए आपके 41.64% सामाजिक सेवाओं के लिए जाता है। उसके बाद सामान्य सेवाओं के लिए 27.60%, फिर आपकी आर्थिक सेवाओं के लिए 25.97%, लोक ऋण के लिए 4.17% जाता है, ऋण और पेंशनगियों के लिए आपके 0.62% जाएगा और सहायता और अनुदान अंशदान के लिए, सहायता अनुदान और अंशदान के लिए 0.01% रुपये जाता है। ठीक है। तो ये आते कहाँ से है, रुपये जाता कहाँ पे है? राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है, जो कि इन राजकोषीय उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,17,153 करोड़ रुपए के 1.98% रहा है, जो कि 3% की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। 2019-20 के अंत में लोक ऋण 1,48,180.26 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,17,153 करोड़ रुपए का 24.01% है। वहीं पे 31 मार्च 2020 के अंत तक लोक ऋण और अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल देयता 1,90,898.85 करोड़ रुपए की है। 19-20 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 8.85% रहा है, जो कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 10% तक अधिकतम रहना चाहिए। अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार में विगत कई वर्षों में लगातार राजस्व आधिक्य प्राप्त किया है। 19-20 में राजस्व आधिक्य 698.87 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में 2008-9 से राजस्व आधिक्य बनाए रखना है, इसके अनुपालन में है। बिहार की आर्थिक वृद्धि का द्योतक मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र ही है। हमेशा से ही तृतीयक क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में 10% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। FRBM एक्ट 2006 होने के उपरांत 14-15 तक बिहार की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 10% से अधिक रहा है। साथ ही 18-19 और 19-20 में बिहार की आर्थिक विकास दर देश के प्रमुख राज्यों के मध्य सर्वोच्च रहा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय समेकन को एक कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल ने 18 फरवरी 2006 को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया है। 2005 के पश्चात राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये आर्थिक वृद्धि दर 2 अंकों में दर्ज किया गया है।
राज्य में बहुमुखी विकास को प्राथमिकता दिया गया है। इसका प्रमाण कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन कृषि रोड मैप 2007 से 22, औद्योगिक नीति 2006, 11 और 16, सूचना एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण 2015, सड़क दृष्टिकोण 2020, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015-30, 7 निश्चय 1 15 से 20, 7 निश्चय 2 20 से 25 और जल जीवन हरियाली मिशन इत्यादि जैसे नीतिगत सुधार से मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनज़र राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात 2009-10 में 4% से अधिक था और 2010-11 में 3.50% रखा गया था। 2011-12 और आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3% रखा गया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संशोधित ऋण अधिसीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5% की गई है, यानी कि सामान्य अधिसीमा 3% के अतिरिक्त 2% की वृद्धि की गई है, जिसमें कि 0.5% बिना शर्त के और 1.5% सशर्त है। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट भाषण में राज्यों के लिए 2021-22 में संशोधित ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% प्रस्तावित है, जिसमें कि 0.5% सशर्त है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण रोजगार, कारोबार, व्यापार, उत्पादन एवं सेवा इत्यादि संबंधी क्रियाकलापों पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि में क्या हुई है? गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के 16.4% की तुलना में 2021-22 में मात्र 4.7% रहने की संभावना है। 15वें वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन को एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ में लोकसभा में 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। आयोग की मुख्य अनुशंसा और इससे बिहार को प्राप्त होने वाली राशि का ये ब्यौरा है। क्या क्या है? पहला कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिए पंचाट अवधि कहते हैं इसको, तो 2026 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी विभाज्य पुल को लेकर राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो वर्टिकल 41% अनुशंसित किया गया है, 41%। इसमें कि बिहार की हिस्सेदारी 10.058% है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त हिस्सेदारी की तुलना में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है, तो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त हिस्सेदारी कितने %? 9.66% है। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को टोटल 19,561 करोड़ रुपए का अनुदान अनुशंसित किया गया है। 14वें वित्त आयोग में ये अनुदान 18,916 करोड़ रुपए था, तो इस तरीके से 14वें वित्त आयोग की अपेक्षा 645 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। शहरी निकायों के लिए 11,689 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए जो है बिहार की राज्य के लिए अनुशंसित किया गया है। 14वें वित्त आयोग में ये जो राशि है वो मात्र 2,140.99 करोड़ रुपए था। शहरी निकायों में अनुदान की राशि में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पहली बार 70,051 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की अनुशंसा की गई है। बिहार राज्य के लिए ये राशि 6,017 करोड़ रुपए अनुशंसित है। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत में 14वें वित्त आयोग द्वारा बिहार राज्य के लिए 2,591 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की गई थी, जो कि 15वें वित्त आयोग में बढ़ करके 10,430 करोड़ रुपए हो गया है। ये पिछले आयोग की तुलना में 4 गुना अधिक है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में नए शहरों की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और ये अनुदान प्रतिस्पर्धा आधारित होगी। 2005 के बाद में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय सुधार के लिए किए जाने के फलस्वरूप राज्य के आर्थिक एवं वित्तीय ढांचा में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया है। 2005 से 2020 के बीच में 11.8% की आर्थिक विकास दर अपने आप में इस तथ्य को प्रमाणित करता है। ये आर्थिक विकास समावेशी है क्योंकि 2004-05 की तुलना में 2011-12 में गरीबी की दर में लगभग 20% बिंदु से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
बिहार की आर्थिक वित्तीय स्थिति में दीर्घकालीन परिवर्तन 90, 91 और 2004-05 के मध्य में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना था, और उसके बाद वार्षिक विकास दर कितना % हो गया है 2004-05 और 19-20 के मध्य। तो जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्यों पर, जो कि मूल्य चालू है मतलब करंट प्राइस में है, वो आपका 1990, 91 और 4-5 के मध्य में 9.0 था, जो कि 2004-05 एवं 19-20 के मध्य ये वार्षिक विकास दर 14.8% हो गया है। जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 4.6 था, 11.8% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर जितना प्रति व्यक्ति आय है एनएसडीपी में ये 6.3 था और ये अब 13.2% हो गया है। वार्षिक विकास दर कितना हो गया है 30.2%। विकासात्मक व्यय 7.7 था, 14.5 हो गया। सामाजिक क्षेत्रों में व्यय 7 था, 2004-05 और 19-20 के मध्य ये 16.3 हो गया। पूंजीगत परिव्यय 5.4 था, 2004-05 और 19-20 के मध्य ये वार्षिक विकास दर 16.7% हो गया। कर राजस्व 15.8%, बकाया ऋण 10.4%, जो कि 1990, 91 और 4-5 के मध्य 8% था। वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2014-15 के दौरान राज्य की आर्थिक विकास दर 10.3% रही थी, 10.3% रही थी, जिससे कि बिहार जो है, बिहार राज्य पूरे देश में उच्च आर्थिक वृद्धि दर दर्ज करने वाले राज्यों में शुमार है। इस दौरान अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का अहम योगदान है। तीनों क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। 2019-20 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में 10.5% की दर से वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर 9.3% से अधिक है। 2019-20 के आर्थिक विकास के प्रमुख वाहक हैं खनन, निर्माण, ऊर्जा, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, परिवहन एवं सूचना सेवाएं और लोक प्रशासन। स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विकास दर है, जो कि आधार वर्ष, जिसको हम लोग आधार वर्ष मानते हैं 2011-12 को। तो इसी आधार वर्ष के अनुसार ये आपके क्षेत्र हैं। 2004-05 से 2014-15 में क्या ये विकास दर कितना था चालू वर्ष, चालू मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर कितना था 2018-19 में कितना हो गया, ये 19-20 इम्पॉर्टेंट होगा। कृषि अथवा वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में 2004-05 से 2014-15 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर है वो चालू मूल्य पर 15.5% था, स्थिर मूल्य पर 4.9% था। 2018-19 में चालू मूल्य पर ये 4.5% हो गया। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 1.7%, और ये विकास दर 2019-20 में चालू मूल्य पर 10.8% हो गया और स्थिर मूल्य पर 0%। खनन अथवा प्रस्तर क्षेत्र में 297.7% चालू मूल्य पर, 329.2% स्थिर मूल्य पर। प्राथमिक क्षेत्र में कितना उपयोग हुआ है, चालू मूल्य पर 15.4% विकास दर है और स्थिर मूल्य पर 3.9। विनिर्माण क्षेत्र में 6.2% चालू मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर 2.9%। विद्युत अथवा गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में चालू मूल्य पर ये विकास दर 20.8% है, स्थिर मूल्य पर 20.3% है। निर्माण क्षेत्र में 13.2% चालू मूल्य पर विकास दर है, 11.4 स्थिर मूल्य पर है। द्वितीयक क्षेत्र में उपयोग हुआ है 10.9% चालू मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर 8.2%। व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां में 11.5% चालू मूल्य पर, 8.2 स्थिर मूल्य पर। परिवहन, भंडारण, संचारण एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं जो है चालू मूल्य पर 16.2% विकास दर है, 11.7 स्थिर मूल्य पर है। वित्तीय सेवाएं 9.8 चालू मूल्य पर, 1.9 स्थिर मूल्य पर। स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाओं में चालू मूल्य पर 8.6% विकास दर है, स्थिर पर 6.4। लोक प्रशासन चालू मूल्य पर 15.8% है और स्थिर मूल्य पर 11.3% है। अन्य सेवाओं में विकास दर है चालू मूल्य पर 13 और स्थिर पे 8.9। तृतीयक में कितना उपयोग है, तृतीयक क्षेत्र में 12.5 चालू क्षेत्र में चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 8.5%। जीवीए अथवा जीएसडीपी 12.9 चालू मूल्य पर, स्थिर में विकास दर कितना हुई है जीवीए में 7.4%। जीएसडीपी में 15.4% चालू मूल्य पर, स्थिर पर 10.5।
राज्य में 10% से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले प्रक्षेत्र कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र है। जो भी अभी आपने चार्ट में पढ़ा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। राज्य के विकास में तीनों क्षेत्र अपनी भूमिका दर्ज कर रही है। तो गौरतलब है कि 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर मात्र 4.2% थी। राज्य में जहां प्राथमिक क्षेत्र में 2.1% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं पे तृतीयक क्षेत्र में 2% अंकों की वृद्धि और तृतीयक पिछले 2 वर्षों में 10% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस अवधि में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 वर्षों में बिहार राज्य का बजट आकार 20,058 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2004-05 में इतना था और बढ़ करके अब 2,18,302 करोड़ रुपए हो गया है 2021-22 में, जो कि 10.9 गुना वृद्धि है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2004-05 में कितने करोड़ रुपए था? 77,781 करोड़ रुपए। इसकी तुलना में 2021-22 में 9 गुना से भी अधिक हो गया है, 7,57,026 करोड़ रुपए। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले 15 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ी है। 2004-05 में ये 8,773 रुपये थी, जो कि 2019-20 में ये 34,413 रुपये हो गई। पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार का कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 12 गुना की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के मात्र 15,714 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण की तुलना में बढ़ करके 2021-22 में 1,86,268 करोड़ रुपए हो गया है। 67 करोड़ रुपए, 67, ठीक है। राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 49%, केंद्रीय अनुदान 29.3%, राज्य का अपना कर राजस्व 18.8% और राज्य का अपना गैर कर राजस्व 2.9% रहा है। तो बिहार में 78.2% संसाधन केंद्रीय हस्तांतरण के रूप में मिलता है, जो कि वित्त आयोग और मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। 2004-05 की तुलना में राज्य का कुल व्यय में लगभग 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप 20,058 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2021-22 में 2,18,303 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व व्यय में जहां पे 12.1 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं पे पूंजीगत परिव्यय में 25.6 गुना की वृद्धि एक सराहनीय उपलब्धि है। ये पूंजीगत निवेश आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार यदि राज्य के विकास मूलक व्यय पर नज़र डालें तो पिछले 15 वर्षों में ये 16.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है, तो व्यय का 67.6% हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर खर्च होता है। 2004-05 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 62% से भी अधिक था। राज्य सरकार की विशेष पहल के द्वारा 2005-06 के बाद से बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। 2021-22 में ये अनुपात घट करके 26.6% हो गया है। इससे पुनः कम कर 25% की सीमा के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 7.7% था। 2005-06 से ही राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के अंदर ही रखा गया है। 2021-22 में ये अनुपात 2.97% रखा गया है, जो कि उसी वर्ष की निर्धारित सीमा 3.0% के अंदर है। 2003-04 में 255.57 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा था, यानी कि राज्य कर्ज लेकर के ब्याज अदा करता था। 2004-05 में राज्य सरकार ने राजस्व घाटा को खत्म कर राजस्व अधिशेष संग्रह किया और 21-22 में 9,196 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होगा, जिसका उपयोग राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास के क्षेत्रों में किया जाएगा। जहां तक प्राथमिक घाटा के सवाल हैं, ये 2021-22 में 1% से भी कम है। तो बिहार सरकार ने घाटा का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है। आधारभूत अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बिहार में आर्थिक विकास विगत कई वर्षों से 10% से अधिक दर से बढ़ी है और देश की आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है।
बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र के विकास के प्रति कटिबद्ध है। आज भी 70% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर आश्रित हैं। राज्य ने कृषि के विकास के लिए दूरदर्शी कृषि रोड मैप 2007 से 22 और जल जीवन हरियाली मिशन को लागू किया है। कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, इसलिए इसकी विकास दर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप गत दशक में आर्थिक वृद्धि दर 10% से अधिक बनी रही है। गरीबी में 20% से भी अधिक गिरावट आई है। साक्षरता 15% बढ़ी है और कृषि क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुआ है। अब आगे ये राजकोषीय संकेतक परिवर्तनीय लक्ष्य है। किस मत पे कितना लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में, 22-23 में और 23-24 में। ये वास्तविक है, ये 2019-20 का वास्तविक है, ये 19-20 का ये है, 18-19 का ये 20 का है, ये 2020-21 का है और ये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राजस्व बजट अनुमान 2.80 था 2020-21 में। अब आगे की संभावना है 2021-22 में 1.21 ये लक्ष्य है। आगे संभावना है 1.09 की, 23-24 में 0.98 की। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल राजकोषीय घाटा 21-22 में ये बजट अनुमान था 2.97%, 2021-22 में 2.97%। अब आगे इसकी संभावना है 3.00% 2022-23 में और 23-24 में 3.0%। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल राजस्व कितना होगा, कितना लक्ष्य रखा गया है, ये बजट अनुमान 2020-21 में 26.82% था, 21-22 में 24.61%। अब आगे संभावना है 24.26% 2022-23 में और लक्ष्य रखा गया है 23-24 में 23.92%। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में लोक ऋण का कितना हिस्सा है, तो 2021-22 में 20-21 में ये बजट अनुमान 26.07% था, 21-22 में 26.61%, 22-23 का लक्ष्य है 26.64% और 23-24 की संभावना है 26.66%। तो 21-22 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जीएसडीपी का 26.82% है और 2021-22 में इसके 24.61% रहने की संभावना है। 2020-21 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जीएसडीपी में से अनुपात 5.1% है और ये वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में 4.6% रहने की संभावना है। 2020-21 के बजट अनुमान के लिए केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 13.30% है और ये 2021-22 बजट अनुमान में 12.05% की संभावित है। 2020-21 बजट अनुमान में ब्याज भुगतान और कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.03% अनुमानित है, जो कि 21-22 के बजट अनुमान में 7.79% हो जाने की संभावना है। 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 30.14% अनुमानित है। ये अनुपात 2021-22 के अनुसार 26.61% रहने की संभावना है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए सुशासन कार्यक्रम वर्ष 2020 से 25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 4,671 करोड़ रुपए की किया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत क्रियान्वयन किए जाने वाले कार्यक्रम हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसके तहत ये कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कौन कौन से? बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षों 2019-20, 20-21 और 21-22 में कुल 24,524 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली पर्यटक स्थल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 8 पर्यटन स्थल को
8 पर्यटन परिपथों की योजना बनाई है। कौन कौन सी? बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शिव शक्ति परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ, गांधी परिपथ और पारिस्थितिकी परिपथ यानी इको। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश में 14वां और विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से 9वां स्थान है। बिहार का देश में 14वां है और विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से 9वां स्थान है। 2018-19 के बीच में घरेलू पर्यटकों की वृद्धि दर 1.1% थी और विदेशी पर्यटकों की संख्या अपरिवर्तित रही है। बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले हैं पटना, बेगूसराय, जबकि सबसे गरीब जिले हैं किशनगंज, अररिया और शिवहर। तो समृद्ध जिले दक्षिण बिहार के हैं और सभी गरीब जिले उत्तर बिहार के हैं। वर्तमान में राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में अवस्थित है। अब अररिया जिला के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सतत विकास के लिए 2015 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े निर्धारित किए गए हैं। विगत 5 वर्षों में कठिन परिश्रम और सतत अनुश्रवण के बल पर हमने लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बिहार राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत कोसी बेसिन के महानंदा बेसिन में जलांतरण एक महत्वाकांक्षी योजना, कोशी मेची लिंक योजना पर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस दिनांक 8 दिसंबर 2020 को प्राप्त हो गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्मार्ट सिटी योजना: इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में कुल 10 जिलों वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण और समस्तीपुर में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। कृषि एवं सिंचाई: 19-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान था। ये देखते हुए कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान औसतन 6% है, लोगों की आमदनी और पोषण संबंधी सुरक्षा बढ़ाने में इसका भी काफ़ी महत्व है। 2018-19 में राज्य का सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। 2019-20 में 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन करके राज्य ने बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। 7 निश्चय 2 हर खेत को पानी, इस स्कीम के अनुसार राज्य सरकार की राज्य की हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। सबसे हाल के कृषि रोड मैप 3 में जैविक कृषि और बेहतर जल प्रबंधन व्यवहारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि की संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया गया है, जो कि बिहार की दूसरी हरित क्रांति का कारण बने। कृषि का रूपांतरण संधारणीय विकास लक्ष्यों यानी SDG के 2030 के लिए तय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें भूख और गरीबी मिटाने के लिए वैश्विक आह्वान किया गया है। मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति की अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और गरीबी न्यूनीकरण में सहायता करने के लिए कृषि का तेज विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है 2015-16 से 2019-20 का। कृषि, वन एवं मत्स्य खेत का 2015-16 में 21.2% था, 16-17 में 21.7% हो गया, 17-18 में आपका 21.4% है, 18-19 जो कि अनंतिम है 20 पॉइंट समथिंग और त्वरित 2019-20 में 18.7% है। और प्रतिशत दर की बात करें तो वार्षिक चक्रवृद्धि दर
कृषि, वन और मत्स्याखेट में 4.5% का है। फसल में 1.6% का, पशुधन में 9.1% का, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का 6.9% है। मत्स्याखेट और जल कृषि का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 6.6% है। अनंतिम आपका फसल में 11.1 है, त्वरित 9.7, पशुधन का 2018-19 अनंतिम आंकड़े 5.8 है और 2019-20 में त्वरित 5.9 है। वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का अनंतिम 1.6 है, त्वरित 1.52 है, जिसमें कि आपका वार्षिक चक्रवृद्धि दर 6.9% है। ठीक है, तो बिहार मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 75% श्रम शक्ति कृषि और सहवर्ती कार्यों में लगी हुई है। बिहार की शहरीकरण की दर महज 11.3% है। राज्य का कृषिगत अनुभव अपनी जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराने की भूमिका से आगे बढ़ करके निर्भर श्रम शक्ति की बड़ी संख्या को आय और जीविका संबंधी सहायता देने को भी उसमें शामिल करने की ओर लक्षित है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों के बीच में सर्वाधिक 9.1% वृद्धि पशुधन में देखी गई है, उसके बाद 6.9% वानिकी और काष्ठ उत्पादन में और 6.6% मत्स्याखेट और जल कृषि में, 1.6% फसल के क्षेत्र में। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 9.7% योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम 1.5% मत्स्याखेट एवं कृषि का है। राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र 2018-19 में 51.67 लाख हेक्टेयर था, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55.2% है। वहीं उस वर्ष सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था, जिसका अर्थ 144% फसल सघनता है। 2018-19 में विविध पेड़ बागानों वाले क्षेत्र 2.48 लाख हेक्टेयर था, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है, जबकि स्थायी चारागाह उसका मात्र 0.2% है। राज्य में वन क्षेत्र 6.22 लाख हेक्टेयर था, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है। और 2018-19 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 21.50 लाख हेक्टेयर था, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वहीं कुल अकृषि भूमि वर्ष 2016-17 में 40.67 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2018-19 में 41.92 लाख हेक्टेयर हो गई है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.8% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.9% भाग प्रति भूमि के अंतर्गत है। अब भूमि उपयोग ये दी हुई है, प्रतिशत में इनके आंकड़े हैं 2018-19 का कितना भूमि उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध बुआई क्षेत्र है 55.2, जहाँ पे शुद्ध बुआई होती है, तो ये क्षेत्र आपका 55.2% है। कृषि के लिए जो भूमि है, कृषि के लिए अनुपलब्ध जो भूमि है वो 23.0% है। वन क्षेत्र आपका 6.6% है। प्रति भूमि आपका 11.9% है। अकृषि भूमि प्रति को छोड़ करके 2.8% है और कृषि उसर भूमि 0.5% है। ठीक है, शुद्ध बुआई का क्षेत्र 55.2% है। अगर 100 में देखिए तो 55.2% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 23 से ज़्यादा है। प्रति भूमि 11.9% है। अकृषि भूमि वन भूमि आपका वन क्षेत्र जो है वो 6.6% है। अकृषि भूमि प्रति को छोड़ करके 2.8 है और कृषि उसर भूमि 0.5% है। 2018-19 में बिहार के जिलों में भूमि उपयोग पैटर्न में शुद्ध बुआई क्षेत्र, जो कि फसलों और फलोद्यानों से आच्छादित कुल क्षेत्र को व्यक्त करता है। सर्वाधिक 2.84 लाख हेक्टेयर पूर्व चंपारण में था और सबसे कम 0.23 लाख हेक्टेयर शिवहर में है। वहीं सर्वाधिक 1.91% फसल सघनता शिवहर में थी, जिसके बाद 1.90% सहरसा में और 1.83% जहानाबाद में। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 145.08 लाख टन था, जो कि 1.14% की वार्षिक दर से बढ़कर के 2019-20 में 163.80 लाख टन हो गया। वही 1.29% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल अनाज उत्पादन 2015-16 के 140.87 लाख टन से 2019-20 में 160.45 लाख टन हो गया। गेहूं और मक्का के उत्पादन में बढ़त 5 वर्षों के दौरान 4.13% और 4.82% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है।
मक्का का उत्पादन वर्ष 2015-16 के 25.17 लाख टन से बढ़ करके वर्ष 2019-20 में 34.95 लाख टन हो गया है और इसका ज़्यादा श्रेय रबी मक्का में वृद्धि को दिया जा सकता है। मक्के की उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जो कि 6.58% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के लिए 3571 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2019-20 में 5193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। चावल के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जो कि 2015-16 के 68.02 लाख टन से 2019-20 में 69.53 लाख टन हो गया है। चावल की उत्पादकता में भी मामूली वृद्धि हुई है। 2015-16 के 2104 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके 2019-20 में 2245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। मोटे अनाजों के कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2015-16 से 2019-20 के बीच में उसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.73% थी। कोदो सावा 11.62% जैसे कुछ खास मोटे अनाजों में वृद्धि के कारण ये हासिल कर पाना संभव हुआ। पिछले 5 वर्षों में दलहनों की कुल उत्पादकता में 2.73% की कमी आई है, लेकिन चुनिंदा दलहनों में जैसे कि गर्मा मूंग में 4.20% की, अरहर में 2.90% की और उड़द में 0.16% की वृद्धि दर्ज हुई है। तिलहनों का कुल उत्पादन थोड़ा घट करके 2015-16 के 1.27 लाख टन से 2019-20 में 1.25 लाख टन रह गया है, लेकिन अरंडी और मूंगफली का उत्पादन स्तर 2019-20 में बढ़ा दिया गया है, जिनमें कि क्रमशः 17.56 और 9.97% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तिलहनों की उत्पादकता भी 1.52% की वार्षिक दर से बढ़ करके 2015-16 के 1059 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2019-20 में 1099 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई है। तिलहनों में सर्वाधिक उत्पादकता सरसों राई की दर्ज की गई है, जो कि 2015-16 से 2019-20 के बीच में 3.35% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। बिहार में 2019-20 में चावल के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले रोहतास हैं, जहां पे 9.2 लाख टन उत्पादन हुआ, औरंगाबाद है और कैमूर थे, जिनका राज्य के कुल चावल उत्पादन में 27.2% हिस्सा था। 2019-20 में चावल की सर्वाधिक 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रोहतास में हुई है। ध्यान दीजिएगा, रोहतास में दर्ज हुई है, जहां पे चावल की 2.25 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी। वहीं पे चावल की सबसे कम 1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मधुबनी में दर्ज की गई है, जहां पे 1.95 लाख हेक्टेयर में चावल उपजाया जाता है। 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बेगूसराय में और सबसे कम 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गया जिले में दर्ज की गई है। 2019-20 में गेहूं के उत्पादन में 3 अग्रणी जिले हैं, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, जिनका राज्य के कुल गेहूं उत्पादन में संयुक्त रूप से 18.1% हिस्सा था। प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों में कटिहार शीर्ष पर है, जिसका 2019-20 में राज्य के कुल मक्का उत्पादन में 15% से भी अधिक हिस्सा था, 5.30 लाख टन। अन्य प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं पूर्णिया, अररिया और खगड़िया। वहीं 2019-20 में मक्का की सर्वाधिक 9684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सुपौल में दर्ज की गई है और सबसे कम 1554 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बक्सर में। दलहनों की सर्वाधिक 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूर्व चंपारण में दर्ज की गई है और सबसे कम 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अररिया में दर्ज की गई है। 2019-20 में दलहन उत्पादन में 3 शीर्ष जिले पटना, सुपौल और मधुबनी थे। राज्य सरकार के गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में ईख का उत्पादन 150.66 लाख टन था। 2019-20 में मुख्य ईख उत्पादक जिलों में पश्चिम चंपारण शीर्ष पर था, जिसके 84.93 लाख टन ईख उत्पादन का राज्य के कुल उत्पादन में 56.4% से भी अधिक योगदान था। अन्य प्रमुख ईख उत्पादक जिले हैं पूर्व चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। ईख की सर्वाधिक 91.51 टन प्रति हेक्टेयर उपज किशनगंज में दर्ज की गई और सबसे कम कहाँ पे, सीतामढ़ी में 40.15 लाख टन प्रति हेक्टेयर में।
चीनी मिलों वाले क्षेत्र में ईख की उपज सबसे अधिक 58.28 टन प्रति हेक्टेयर उपज गोपालगंज जिले में थी। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना ईख उत्पादकों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन योजना है, जिसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चुने गए कृषक लाभार्थियों को सब्सिडी शुदा प्रमाणित बीज वितरित करना है। राज्य के सकल शस्य क्षेत्र में फल और सब्जियों का लगभग 6% हिस्सा है, लेकिन कृषि उत्पादों के कुल मूल्य में इनका 35% से भी अधिक हिस्सा है। बिहार में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच में फलों के उत्पादन में सुधार हुआ है। राज्यों में 2019-20 में 3.23 लाख हेक्टेयर पर फलों की खेती हुई थी और कुल उत्पादन 42.42 लाख टन था। राज्य में 2017-18 की अपेक्षा 2019-20 में कई फलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। तरबूज में 28%, खरबूजा में 23.4%, पपीता में 5.9% और आंवला में 5.4% की और लीची में 4.5% की। पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में आम का सर्वाधिक 35.9% हिस्सा था, उसके बाद में 33.5% केले का हिस्सा था। 2019-20 में तरबूज की खेती के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो कि 31.5% की वार्षिक दर से बढ़ी है। 2019-20 में बिहार में प्रमुख फलों का उत्पादन इस प्रकार है: आम का 15.41 लाख टन, फिर केले का, अमरूद, लीची, अनानास, पपीता, तरबूज, खरबूजे का 0.17 लाख टन, आंवले का 0.17 लाख टन। 2019 की पशुगणना के अनुसार राज्य में गाय बैल की संख्या 1.54 करोड़ थी, जो कि राज्य के कुल पशुधन आबादी का लगभग 42.14% है। इसके बाद बकरे बकरियों की संख्या 1.282 करोड़ है, मतलब प्रतिशत में बात करें तो 35.09% थी, और उसके बाद 77.2 लाख यानी 21.13% भैंसों की है। इन वर्षों के दौरान भैंसों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि 2003 के 57.7 लाख से 2019 में 77.2 लाख हो गई है, जो कि रोगों, जलवायु परिवर्तन और जल जमाव की स्थितियों में उनकी सहन क्षमता को दर्शाती है। अब ये पशु संपदा की लिस्ट है 2012 और 19 के। पशुधन और पोल्ट्री 2012 के ये है, 2019 के है। गाय बैल का 2012 में 122.3 था और अब ये 2019 में ये आंकड़े 154 लाख में है। 3 साल से बड़ा नर 13.5 हो गया है। 3 साल से बड़ी मादा 2012 में 59.8 थी और 2019 में 71.5 लाख में है। बच्चे 2012 में 43.3 थे और 2019 में ये 69 लाख में है। भैंस से 75.7 थे 2012 में और अब 2019 में 77.2 लाख में है। 3 साल से बड़ा नर 2012 में 3 कुछ था, 2019 में 4.6। 3 साल से बड़ी मादा 2012 में 40.2, 2019 में 36.7 हो गई हैं लाख में। बच्चे 2012 में 3.25 थे, 2019 में 3.59 है। भेड़ 2.3 थे, 2.1 हो गए। बकरा बकरी 121.5 थे 2012 में, 2019 में ये आंकड़े बढ़ के 128.2 लाख में है। सूअर 6.5 थे, अब ये घट करके 3.4 हो गए हैं। घोड़ा घोड़ी 0.5 थे, 0.3 है। अन्य 0.6 थे 2012 में, 0.1 लाख में देखे गए हैं। कुल पशुधन 329.4 2012 में थे, 2019 में 365.4 लाख है। कुल पोल्ट्री पक्षी 2012 में 127.5 थे, 2019 में 165.3 लाख में है। बिहार पशुधन मास्टर प्लान में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा और राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाना है। पशु सखी कार्यक्रम के अंग के बतौर राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं और बकरी पालकों को आश्रय और आहार उपलब्ध कराने के लिए विभाग जीविका के साथ में संपर्क में है। अंडों के उत्पादन में भी तेज वृद्धि देखी गई है, जिसमें कि इस अवधि में 28.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019-20 में अंडों का कुल उत्पादन 274.08 करोड़ पहुंच गया। मांस उत्पादन में भी 6.03% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 3.02 लाख टन से 2019-20 में 3.83 लाख टन हो गया है।
बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.8% हिस्सा जल संसाधन में से संपन्न है, जो कि नदी, तालाब, झील, जलाशय और चौर जैसे जल निकायों में मछली पालन और जलीय जैव विविधता की विकास की गुंजाइश देता है। राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य पालन क्षेत्र का 2019-20 में लगभग 8% हिस्सा था। राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जो कि 6.58% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 5.07 लाख टन से 2019-20 में 6.41 लाख टन हो गया है। 2019-20 में मछली उत्पादन के मामलों में शीर्ष जिले हैं मधुबनी, पूर्व चंपारण, दरभंगा, जिनका राज्य के कुल मछली उत्पादन में 30.4% हिस्सा था। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर के 2015-16 के 82.88 लाख टन से 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गया है। राज्य में दूध उत्पादन में ऐसी वृद्धि का मुख्य श्रेय संकर नस्ल की गायों की अधिक दूध देने की क्षमता को दिया जा सकता है। किस नस्ल की? संकर नस्ल। राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन गायों से होता है, जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.2% हिस्सा है, जबकि भैंसों का 39.6% हिस्सा है। राज्य में गायों से हुए कुल दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना का संयुक्त रूप से 17.1% हिस्सा था। भैंस जो है वो भी राज्य में दूध उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2019-20 में भैंस के दूध के मामले में मुख्य उत्पादक जिले सुपौल, नालंदा और पटना थे, जिनका भैंस से राज्य के कुल दूध उत्पादन में संयुक्त रूप से 17% हिस्सा था। ठीक है, कितना हिस्सा? 17% हिस्सा था। उर्वरकों की कुल खपत 2017-18 के 33.34 लाख टन से बढ़कर के 2019-20 में 36.24 लाख टन हो गई है। सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच में 19-20 में सर्वाधिक 62.63% खपत यूरिया की थी और 19.68% डाई अमोनियम फॉस्फेट 62.60% खपत यूरिया का था और 19.68% डाई अमोनियम फॉस्फेट का था। 2019-20 में उर्वरकों की सर्वाधिक 1.20 लाख टन खपत पूर्णिया में देखी गई और सबसे कम 0.08 लाख टन शिवहर में देखी गई है। 2019-20 में राज्य में एनपीके की कुल खपत में पूर्णिया, पूर्व चंपारण और अररिया का संयुक्त रूप से 15.4% हिस्सा था। 2019-20 में उर्वरकों की कुल खपत सबसे अधिक पूर्णिया जिले में हुई है 2.23 लाख टन में, और उसके बाद में पूर्व चंपारण का 1.71 लाख टन और फिर रोहतास जिले में 1.65 लाख टन। अब बिहार में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? बिहार में प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? जैसे कि आप इधर आइए, रोहतास में पाइराइट, सीसा, जिंक, बॉक्साइट। रोहतास में आपके चूना पत्थर भी प्राप्त होते हैं, वहाँ प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैमूर में भी है, कैमूर में आपके टाइटेनियम है, वेनेडियम है, गैलियम है। गया में फेल्सपार, मैग्नीटाइट, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। जहानाबाद में क्रोमाइट खनिज प्राप्त होते हैं। नालंदा में क्वार्टजाइट है। नवादा में अभ्रक प्रमुख खनिज है। इधर आप जमुई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपके प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? सोना है, मैग्नीटाइट है, लौह अयस्क है। जमुई में क्वार्टजाइट है अथवा सिलिका बालू। बांका में आपके सीसा और जिंक खनिज है। मुंगेर में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और बॉक्साइट है। भागलपुर में क्वार्टजाइट, सिलिका बालू है। भागलपुर में आपके हेमेटाइट, लौह अयस्क प्रमुख प्राप्त होते हैं। कोयला जो कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोलफील्ड में है। और इधर जाएंगे पूर्णिया में फारिकले प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारे बिहार में प्राप्त होने वाले खनिज हैं। अभ्रक नवादा में, लखीसराय में क्वार्टजाइट। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार पाइराइट का 94% भंडार बिहार में पाया जाता है। पाइराइट का स्वर्ण भंडार वाले 4 प्रमुख राज्य बिहार में 44% बिहार में है। राजस्थान में 25%, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 0.3% है। इसके अतिरिक्त बिहार में प्राप्त होने वाले खनिज हैं कोयला राजमहल में, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, वो जो भी आप अभी ऊपर मैप देखे हैं उसी को इस चार्ट के ज़रिए बताया गया है। अभ्रक नवादा में, क्वार्ज और सिलिका भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वार्टजाइट आपके लखीसराय, मुंगेर और नालंदा क्षेत्र में पाए जाते हैं। टेल्क
सोपस्टोन और स्टीटाइट जो खनिज है ये मुंगेर क्षेत्र में है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में प्राप्त होते हैं। चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर से प्राप्त होते हैं। फेल्सपार गया, जमुई और मुंगेर में। फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया में। स्वर्ण जमुई में। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में। लौह अयस्क हेमेटाइट भागलपुर में। लौह अयस्क मैग्नेटाइट गया, जमुई में। लेड जिंक बांका और रोहतास में। पाइराइट्स आपके रोहतास में। बिहार में परिवहन व्यवस्था कैसी है? तो परिवहन क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल मिलकर के 7.3% का योगदान करता है और ये क्षेत्र गत वर्ष 2010 से 20 के दौरान में 10.9% थी। वार्षिक दर से विकास करता रहा है। इस अवधि में इसमें 2 अंकों में वृद्धि हुई है और निवेश दुना से भी अधिक होकर के 12,129 करोड़ रुपए से 29,691 करोड़ रुपए हो गया है। अभी राज्य में पथ परिवहन एक प्रमुख क्षेत्र है जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पथ संपर्क सुनिश्चित करता है। बिहार में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के फैलाव का पता वायु परिवहन की वृद्धि से भी चलता है। वहीं रेलवे का विकास महज 4.8% की दर से हुआ है, इसलिए राज्य में परिवहन क्षेत्र विकास के एक प्रमुख वाहक के रूप में उभरा है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान पथ परिवहन में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है, जबकि वायु परिवहन में 6 गुने से भी अधिक बढ़ा है। ये रुझान राज्य के लोगों के लिए समग्र सुविधा में वृद्धि को दर्शाते हैं, जो कि अब आधुनिक परिवहन सुविधाओं का अधिक उपयोग करने में सक्षम है। ये परिवहन निर्माण और रखरखाव के लिए अधोसंरचना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सतत विकास और प्रचुर निवेश के कारण ही संभव हो पाए हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के 7 निश्चय 2 के तहत में बिहार सरकार ने सुलभ संपर्कता योजना शुरू की है। इसके 2 घटक हैं। ग्रामीण पथ संपर्क, जो कि प्रखंड, पुलिस थाना, अनुमंडल आदि महत्वपूर्ण स्थानों के साथ संपर्क उपलब्ध कराएगा, और बाजार, अस्पताल, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ आदि के भी साथ जोड़ेगा। और दूसरा, शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर, जो घने बसे शहरी क्षेत्रों में पथ परिवहन को सुगम बनाते हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में 15वां स्थान है। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए बिहार पथ सुरक्षा परिषद ने राज्य में विभिन्न गतिविधियों और उपायों की शुरुआत की है, जिनमें कि 4 ई पर फोकस है: एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सितंबर 2020 तक बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी कुल लंबाई का 5,475 किलोमीटर हिस्सा बिहार में था। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से 3 शीर्ष जिले हैं। कौन कौन से? पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई की दृष्टि से बिहार के जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। भारतमाला परियोजना का पहला चरण 2017-18 से 2021-22 तक चलेगा। बिहार में 3 श्रेणियों में लाभान्वित होगा, अतः मार्ग और फीडर मार्ग, अंतर्मार्ग और फीडर मार्ग 305 किलोमीटर, राष्ट्रीय मार्गों की क्षमता में सुधार 70 किलोमीटर और सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, जिनका संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की लंबाई में 1.71% हिस्सा है। सितंबर 2020 तक बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई 3,713 किलोमीटर थी। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 3 जिले हैं पटना, गया और दरभंगा। 2015 से 20 तक के दौरान उत्तर बिहार के 5 जिलों में 107 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों को राज्य राजमार्गों में परिवर्तित कर दिया गया है। इस दौरान राज्य में कुल 4,252 किलोमीटर मुख्य जिला पथ जुड़े हैं। अपने मुख्य जिला पथ में सर्वाधिक विस्तार पाने वाले 3 जिले हैं पटना, दरभंगा और जमुई। कम लाभान्वित होने वाले जिले हैं भोजपुर, जहानाबाद और खगड़िया। 2019-20 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के तहत 616 करोड़ आवंटित किए गए थे। पथ आवश्यकता योजना के तहत द्वितीय चरण में 7 जिले, कौन कौन से जिले शामिल हैं? औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका, कैमूर और रोहतास को शामिल किया गया है। सितंबर 2020 तक ग्रामीण पथों में लंबाई के लिहाज से शीर्ष 3 जिले थे मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। 2019 में बिहार में कुल 3,720 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था। बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया है। मधेपुरा रेल इंजन और मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाने काम करना शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बिहार में कुल राजमार्गों की लंबाई 5,358 किलोमीटर है। इनकी संख्या ये है: 19 GQ, 119, 219, 319,
319 ए 20 120 22 122 122 122 बी 322 722 922 27 ई डब्ल्यू में 227 227 ए 227 एफ 227 जे 227 एल 327 ए 327 ए डी 527 527 ए 527 बी। इस तरीके से आपके पूरे हैं। ठीक है, इसका पॉज करके देख सकते हैं। उद्योग एवं कारखाने। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा वर्ष 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य में विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ये औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है ये। नवाचारों के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है। सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले में अवस्थित है। ये देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना है जो कि 1905 में प्रारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभों यानी युवा पर आधारित किया गया है। इसमें वाई जागरूकता, नेटवर्किंग और मेंटरिंग अभियान को शामिल करने वाला, यस टू स्टार्टअप यानी नवांकुर उद्यमों के लिए और यू स्टार्टअप के सहयोग के लिए अनशेलिंग रेगुलेटरी अनेबलर्स है, जिसमें कि विनियामक सक्षमकर्ताओं को उन्मुक्ति के लिए है। वी स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिहाज से, वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था में उत्साह के लिए, और एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट यानी वित्तीय एवं पालन पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता के लिए आते हैं। युवा। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में 2018-19 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.3% था, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से 10.8% कम है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है: मलबरी, तसर और अरडी। मुख्यमंत्री कोशी अलबरी योजना के तहत कोशी अंचल के 7 जिलों सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को मलबरी यानी शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री टसर विकास परियोजना 2012-17 के तहत राज्य के 6 जिलों बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास में क्रियान्वयन किया गया है। अरडी रेशम का उत्पादन बेगूसराय जिले तक सीमित है। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में, कहाँ पे? मरहौरा के सारण नामक स्थान पर 1904 में स्थापित की गई थी। बिहार में अभी 6 जिलों में चीनी मिल काम कर रही है। कौन कौन से ज़िले हैं? बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामूसा, गोपालगंज, सिद्धवलिया, रीगा, हसनपुरा, लौरिया और सुगौली। इन 11 चीनी मिलों में से 2 जिलों पश्चिम चंपारण में 4 चीनी मिल हैं, गोपालगंज में 3 चीनी मिल में अवस्थित है। ठीक है। चीनी प्राप्ति का प्रतिशत 2018-19 के 10.37% से बढ़कर के 2019-20 में 10.72% चीनी उत्पादन हुआ है। 2019-20 में सर्वाधिक चीनी की प्राप्ति नरकटियागंज चीनी मिल में कितने परसेंट? 11.58% से हुई है। इसके बाद हरिनगर चीनी मिल में, उसके बाद बगहा चीनी मिल से हुई है प्राप्त। बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं रोहतास और औरंगाबाद में। उर्वरक उद्योग है श्री कृष्णा उर्वरक लिमिटेड मुजफ्फरपुर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। ये केंद्रीय सार्वजनिक इकाई है जो कि 13 अगस्त 2008 के बाद में रेल मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया है। इससे पूर्व ये भारी उद्योग और सार्वजनिक संयंत्र मंत्रालय के अंतर्गत था। बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले कौन कौन से हैं? भागलपुर में रेशम, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल, चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े उत्पाद होते हैं। बांका में टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे प्राप्त होते हैं, उत्पादन है। गया में क्या क्या उत्पाद है? सूती कपड़ों का थान, बेडशीट, तौलिए गमछे। नालंदा में सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ और सजावटी कपड़े। नवादा में टसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान, लिनेन। मधुबनी में
महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े। औरंगाबाद रोहतास में ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ। कैमूर में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ। पटना सिवान में सूती कपड़े और सजावटी कपड़े। पूर्णिया कटिहार में क्या क्या उत्पाद हैं? जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ, सज्जा सामग्रियाँ आदि।